जो वक्त की कसौटी पर खरा उतर जाए वही अनुभव आगे की राह दिखाए। क्लास 12 फिजिक्स का प्रीवियस ईयर मॉडल सेट बोर्ड पैटर्न पर आधारित और स्टूडेंट द्वारा टेस्टेड सेट है। इसी अनुभव को ध्यान में रखकर तैयारी कराई जा रही है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, कुछ निर्देश है जो पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किए थे, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। क्या कहता है कि जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो अनुभव करता है। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक माइनस क्यू और एक क्या है प्लस क्यू। अब इसको क्या करते हैं, यूनिफॉर्म मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब इसको रखेंगे, किसको रखेंगे, डाइपोल को रखेंगे, तो क्या अनुभव करेगा। तो हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि जब भी डाइपोल को यूनिफॉर्म में रखा जाता है तो एक बल आघूर्ण अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है, बल आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए टॉर्क, क्या हो जाएगा, एक बल आघूर्ण। तो एक बल आघूर्ण अनुभव करता है। क्या होता है वैल्यू इसको, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पीई क्या होता है साइन थीटा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ है, उसके बाद फिर क्या है क्वेश्चन देखिए कि अगर पूछे क्या कि जब एक विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो अनुभव करता है, तो आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड और अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि इनका जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो कितना होता है, तो पी साइन थीटा होता है। अगर कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं इसका वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, तो देखिए जब हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो पी वेक्टर क्रॉस क्या हो जाता है, ई वेक्टर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन तो ये है, ये एक कभी ये इसमें भी दे देता है, कभी इसमें भी दे देता है। आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू चार्ज स्पेयर्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी। ठीक है, एक्सक्रेट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर इफ चार्ज आर डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल देन द फोर्स इज। क्या कहता है इसमें, ध्यान से देखिए इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है दो आवेश वाले गोले एक दूसरे पर डी दूरी पर एक दूसरे पर एफ बल लगाते हैं। यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन आया कहाँ से। तो हम लोग पढ़े हैं कूलम्स लॉ, यानी कूलम का नियम में क्या है कि दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल आवेशिक गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इनका जो मैथमेटिकल का हम लोग बात करते हैं तो क्या है, तो एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाई क्या होता है आर का स्क्वायर। अब यहाँ क्या कहता है कि दूरी कितना है, तो डी है, अब बल लगता है कितना, तो एफ है। यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए, चलिए आवेश को दोगुना करते हैं, तो देखिए एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश को दोगुना कर दिया जाए तो 2Q1, फिर इसका क्या हो जाएगा 2Q2। उसके बाद फिर क्या कहता है, उनके बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए, यानी बीच का जो दूरी है यानी जो आर है उसको भी दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 2r का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, Q1 और क्या हो जाएगा Q2, अब भाई क्या हो जाएगा 4r का स्क्वायर। देखिए 4 कट गया, कितना बचा यहाँ से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्या है तो Q1 Q2 बाई क्या बचा r का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये एफ डैश आया, तो देखिए इनका मान देखिए और इनका मान देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी RHS में जितना है इसका भी RHS में उतने आया। तब हम लिख सकते क्या, यहाँ दोनों से देखिए एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एफ डैश, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आंसर क्या होगा समान, यानी एफ का मान एफ तो एफ ही रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा एफ, यानी आंसर क्या होगा ए नंबर में होगा। आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन बनाया है। कभी कभी इसमें क्या देता है, ये एफ को नहीं दे करके ऑप्शन में दे देता है समान, समझे, इक्वल क्या दे देता है, इक्वल दे देता है, इसलिए याद रखिएगा क्वेश्चन को।
अब चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ध्यान से देखना है। 2026 का जो मॉडल सेट में हम लोग पढ़े थे, देखिए वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है। क्या रिपीट किया क्वेश्चन? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण लंब समद्विभाजक पर स्थित विद्युत विभव होता है। तो देखिए यहाँ क्या है कि विद्युत द्विध्रुव डायपोल, एक डायपोल है माइनस क्यू और क्या है प्लस क्यू, फिर क्या है स्थिर विद्युत विभव होता है लंब समद्विभाजक यहाँ से, तो यहाँ से एल हो गया, यहाँ से भी एल हो गया, टोटल कितना होता है 2l। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है समद्विभाजक ऊपर जाएंगे, इसको भी मिलाते हैं, इसको भी मिलाते हैं, तो इस मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ, तो पी पॉइंट है, तो माइनस क्यू के लिए इस पॉइंट पर जो विभव होगा तो मान लीजिए V1 है, तो इस चार्ज के लिए जो इस पर होगा तो क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो इस चार्ज के कारण अगर V1 है तो इस चार्ज के लिए कितना V2 है, तो अगर ये माइनस नेचर का है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इसका नेचर प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दोनों का जब हम परिणामी करेंगे उसमें भी बताए थे, 2026 का जो सेट था उसमें भी हमने समझाए थे, क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 यानी ए नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए। देखिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता तब बढ़ जाती है जब, क्वेश्चन क्या है यहाँ कि समानांतर इसमें कब बढ़ जाएगा, ध्यान से देखिए कब बढ़ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, पट्टिका का क्षेत्रफल कम हो जाता है, पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। देखिए क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, यानी धारण करने की क्षमता बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, तो अगर आपका किसी का क्या है कि कोई छोटा बच्चा है तो उस अपने हिसाब से खाना खाता है, कोई बड़ा आदमी है तो अपने हिसाब से खाना खाता है, तो उनके तुलना में इनका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, यानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, संधारित्र है, एक प्लस प्लेट है, एक माइनस है, तो इनका क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएंगे तो धारण करने की क्षमता बढ़ेगा, यानी धारिता का मान धारण करने की क्षमता बढ़ता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है, पिछले वीडियो में भी बताए थे, 2026 का जो सेट था उसमें भी बताए थे। क्या बताए थे कि एक समांतर ये प्लेट है, ठीक है, एक वो प्लस है एक वो माइनस है। अब इसमें है क्या कि अगर इसमें परावैद्युत माध्यम डालते हैं तो सबसे पहले धारण करने की क्षमता इसमें बढ़ेगा, धारण करने की क्षमता बढ़ेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगा। उसके बाद अगर आधा होगा तो क्या होगा, उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए निश्चिंत है कि अगर 2026 का और ये अगर दोनों मॉडल सेट अगर अच्छा से बना लेते हैं तो निश्चित है आपको बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको जरूर देखिए और समझने की कोशिश करें। अगर किसी से रिलेटेड अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड अगर जितना भी एमसीक्यू बन सकता है हम बना देंगे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे देखिए कि किरचॉफ जो है जॉनसन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, मतलब किरचॉफ का जो संधि नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो आपको डायरेक्ट नहीं बोल देना है कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो किससे है, किरचॉफ का पहला नियम क्या है, तो आवेश है। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लो कि इनका किरचॉफ का जो संधि नियम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केसीएल भी बोलते हैं। इनका नाम क्या है तो इसको जॉनसन रूल भी बोलते हैं। इनका नियम क्या है, इस नियम के बारे में भी थोड़ा सा जानो कि सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होती है, शून्य होती है, यानी समेशन आई इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, यानी सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होती है, शून्य होती है। इसलिए किरचॉफ का जो संधि नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है, तो क्या लिखेगा, आवेश संरक्षण पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन। देखिए ये क्वेश्चन उसमें भी था लेकिन ऑप्शन चेंज था। हम क्या बोले कि अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ लेते हैं तो अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हैं तो इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन आपने इसको रट लिए या 26 का जो मॉडल सेट है उनका क्वेश्चन रट लिए, देखो वही सेम क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन दिया लेकिन देखिए चेंज करके दे दिया है। क्या चेंज करता है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो रेसिस्टिविटी है यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, तो इनका एसआई मात्रक क्या होता है, इनके बारे में जानना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद ये किस पर डिपेंड करता है, तो किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए ये लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद ये एरिया इस पर डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड किस पर करता है, तो ये ताप पर डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये किस पर डिपेंड करता है, तो पदार्थ पर डिपेंड करता है। इसमें क्या बोले, कोई पदार्थ। तो ये सबसे पहले क्या है, ये जो डिपेंड करता है तो किस पर डिपेंड करता है, ताप पर। आंसर क्या होगा, सी, ताप पर। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हिंदी से भी दिया है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है किस पर, ताप पर। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या है ये प्रतिरोधकता जो है, यानी रेसिस्टिविटी है, या इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। इनका इसका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तापमान पर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। देखिए इसमें क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, किसने खोजा था, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय, कौन बताया था कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि ऑस्टेट नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक सर्किट बनाया था। उस सर्किट में क्या किया था, उसके नीचे स्टैंड के सारे एक मैग्नेट को लटका दिया। उसके बाद उन्हें जब स्विच को ऑन किया, तो जैसे ही स्विच को ऑन किया उसमें क्या हुआ कि उनका जो करंट जो होता है, जो चुंबक है, जो करंट फ्लो करने लगा, तो उसका जो मैग्नेट है तो उसका निडल जो है ना डिफ्लेक्शन देने लगा। तब उनको पता चला कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। और इसी के बारे में जब आगे बढ़ाया तो फिर फैराडे ने क्या बताया कि मैग्नेट के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक करंट बनता है, मैग्नेट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट बनना, वो फिर आ जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। तो अगर थ्योरी अच्छा से पढ़े हैं तो ऑब्जेक्टिव कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव को वो रट रहे हैं तो शायद आपको आगे दिक्कत हो जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन चेंज करके दे देता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्या हो जाएगा, बोलो, ऑस्टेट नामक साइंटिस्ट ने किया था। हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है, देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है, ए मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। कि एक चुंबकीय सुई, एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो अनुभव करता है। देखिए इसमें क्या है, एक चुंबकीय असमान चुंबकीय क्षेत्र मतलब समान नहीं है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम रखते हैं मैग्नेटिक नीडल को, ठीक है, तो क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो बल आघूर्ण तो होगा, टॉर्क तो होगा, लेकिन साथ में बल भी अनुभव करता है। इसलिए आंसर क्या होगा, सी नंबर, एक बल और एक बल आघूर्ण अनुभव करता है। आंसर क्या होगा, तो सी नंबर होगा, ए फोर्स एंड क्या, टॉर्क यू। बल तो लगेगा, बल के साथ क्या होगा, एक आघूर्ण बनेगा, इसलिए बल आघूर्ण होगा। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या, फॉर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी, ठीक है, नेगेटिव। तो देखिए मैग्नेटिक जो होता है अगर किसी को अट्रैक्ट करता है तो उसका जो सुग्राह्यता होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ क्या कहता है कि ऋणात्मक है। तो सबसे पहले देखिए लोहा, इसका तो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये मैग्नेट, लोहा क्या करता है, मैग्नेट को खींच लेता है, तो इसका इनका गुण है, चुंबकीय सुग्राह्यता इसमें है, इसलिए ये माइनस में नहीं आएगा। तो ये भी नहीं होगा, केवल अनुचुंबक, इसमें भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, वही चीज है। तो किसमें होगा, इसमें होगा प्रति चुंबकीय, यानी डाई मैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, इसमें आंसर होगा। ये क्या करता है, इनका माइनस में चला जाता है, ये खींच नहीं पाता है, अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लेंज लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए लेंज का नियम निम्नलिखित के अनुसार होता है। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया कि लेंज का नियम, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लेंज का नियम क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रेरित धारा होता है, वो जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो एक हो गया प्रेरित धारा, दूसरे में क्या हो गया, प्रेरित धारा के बाद क्या हो गया कि यहाँ क्वेश्चन क्या है कि किसके संरक्षण, तो लेंज का नियम जो होता है ये ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, इसलिए आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है,
देखिए यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसीज क्या होता है, एम्पियर होता है, फैराडे होता है, हेनरी होता है या वेबर होता है। देखिए सबसे पहले एम्पियर क्या है इसको समझना है। एम्पियर क्या है तो धारा का है, करंट का है, किसका है, करंट का। ऐसा ही नहीं, फैराडे किसका होता है तो किसका होता है, चार्ज का होता है। किसका होता है, चार्ज का। यानी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हम पढ़ाए हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। फैराड नहीं, फैराड धारिता का होता है, कंफ्यूजन नहीं करना। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है तो फैराडे होता है। और पढ़ाए हैं कि एक फैराडे में कितना होता है, 96500 क्या होता है, कूलम होता है। लेकिन जब फैराड का बात करते हैं तो धारिता क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है तो बोलो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हेनरी क्या होता है तो हेनरी जो होता है वो क्या होता है, स्व प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए यहाँ मान लीजिए कि सेल्फ इंडक्शन है, हो सकता है कि एग्जाम में सेल्फ इंडक्शन चेंज कर दे और वहाँ क्या दे दे, म्यूचुअल इंडक्शन। तो क्या आंसर होगा, हेनरी होगा। अब ये लास्ट में क्या आता है, वेबर। तो वेबर किसका होता है तो चुंबकीय जो फ्लक्स है उनका जो असाइनमेंट होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। और हमने बताए थे कि वेबर और गॉस में क्या रिलेशन है, मैक्सवेल में। ठीक है, वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन क्या है ये भी पढ़ाए थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन डीसी सर्किट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसको भी समझना है कि डीसी सर्किट। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि डीसी सर्किट में डीसी करंट जो होता है वो ओपन सर्किट होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब डीसी सर्किट है, ओपन सर्किट है, तो इसका फ्रीक्वेंसी नहीं होता। जैसे एसी करंट होता है अल्टरनेट करंट, तो उसमें अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है कि इसका फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वो टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। लेकिन डीसी करंट ऐसा नहीं करता है, वो सीधा जाता है। जब एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो डायोड लगाया जाता है, क्योंकि डायोड क्या करता है कि करंट के डायरेक्शन जो होता है ऊपर नीचे उसको चेंज होने नहीं देता, उसको सेम डायरेक्शन में ले जाता है, सीधा ले जाता है। तो वो डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर हम लोग बोलते हैं। दिष्टकारी या दिष्टकरण, जिस मशीन का नाम है वो दिष्टकरण है और दिष्टकारी। तो ये जो रेक्टिफिकेशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस इन द डीसी करंट परिपथ में। तो देखिए सबसे पहले जब इसका हम लोग बात करते हैं तो फार्मूला क्या होता है, एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी। ये है सी का अगर बात करें तो जब ये फ्रीक्वेंसी क्या है इसका नहीं होता है तो क्या होता है, जीरो होता है। तो आप बोलिए कि एक्सी का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 0। जब 1/0 हो जाएगा तो अब जीरो नहीं कर देना, क्योंकि 1/0 यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी यानी अनंत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, अनंत। आपको समझ में आया होगा कि देखिए हम समझा दिए, यहाँ पर लिख करके बता दिए कि कैसे होगा। इस चीज को याद रखना है कि डीसी करंट के लिए होता है। अगर एसी करंट रहता है तो कुछ और होता है, एसी करंट नहीं है, ये डीसी करंट है। कोई गलती से जो होता है हम लोग 1 2 या 0 कुछ लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना है, पढ़ करके लिखना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो ट्रांसफार्मर है, रेशियो ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का परिवर्तन अनुपात है। तो देखिए इससे भी क्वेश्चन देता है, अभी आपको देखने को मिल रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन देखो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 1 नंबर में क्या है कि अगर NS ग्रेटर देन NP हो, यानी सेकेंडरी, जो ये N का मतलब होता है नंबर और S का मतलब होता है सेकेंडरी के लिए, और ये प्राइमरी, क्योंकि ट्रांसफार्मर में 2 कैल होता है, एक प्राइमरी होता है, को सेकेंडरी होता है। जब प्राइमरी में धारा दिया जाता है तो सेकेंडरी में ऑटोमेटिक धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये इंड्यूस्ड करंट जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि ये सेकेंडरी देखिए बड़ा है, अब प्राइमरी छोटा है। जब सेकेंडरी बड़ा होगा तो स्टेप ऑफ होगा। ठीक है, ये एक समझ में आ गया होगा। ये भी हो सकता है कि ऑप्शन ऐसा हो, लेकिन ऑप्शन वो चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है। तो अगर NS ग्रेटर देन NP हो तो स्टेप ऑफ होगा। क्या होगा, स्टेप ऑफ होगा, हो गया। और सेकंड में क्या है, अगर NP बड़ा है और NS छोटा है तो प्राइमरी ही बड़ा है और सेकेंडरी घट रहा है तो क्या होगा, डाउन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब यहाँ क्या कहता है, तो ये 2 क्वेश्चन को याद रखिएगा इसी के साथ। इस क्वेश्चन के साथ ये दोनों क्वेश्चन मैच करता है, बहुत बार ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ क्या है, जो ट्रांसफार्मर है इसमें क्या दिया है, तो अब इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए कि K अगर ग्रेटर देन 1 है तो स्टेप ऑफ होगा, और K अगर लेस देन 1 है तो क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। तो इसका मतलब 1 से बड़ा है, तो अगर ऑप्शन 1 से बड़ा है वो आंसर होगा। देखिए 1 से अधिक, आंसर क्या होगा, सी होगा। तो K ग्रेटर देन 1, याद रखना ये चीज, K ग्रेटर देन क्या, 1।
और NS ग्रेटर देन NP, सेकेंडरी बड़ा, प्राइमरी कम। NP जो है वो क्या होगा, इस जब भी अगर इस वीडियो को आप जब भी देखिएगा, चाहे जब देख रहे हैं, इसमें क्या बोले तो ध्यान दीजिएगा कि ये इस दोनों को देखना है और इसको देखना है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन अपने रट लिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन ही नहीं देगा, इसका ऑप्शन चेंज करके बना देगा। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ ये 2 और MCQ आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जब हम जब बनाएंगे तो देखिएगा कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है सेड, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 14 का C। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सुटेबल फॉर द डिसइंफेक्टिंग वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। तो अब इसमें क्या है कि जल को कीटाणु से बचाने के लिए क्या होता है, तो अल्ट्रावायलेट UV, ठीक है। क्या होता है UV यानी पराबैंगनी, जिसको हम लोग हिंदी से बोलते हैं, इंग्लिश से क्या होता है अल्ट्रावायलेट रे या UV शॉर्ट में बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा C नंबर, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ देखो दिया है, देखिए हिंदी से भी दिया है पराबैंगनी किरणें। तो आंसर क्या हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, यानी C नंबर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ देखिए क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज मिनिमम वेवलेंथ। अब इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज मिनिमम वेवलेंथ, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। देखिए अवरत किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। तो सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वो किसका होता है, तो गामा का होता है। ये क्वेश्चन मान लिया जाए कि आपने इस क्वेश्चन को रट ली, अगर इस क्वेश्चन को आपने रट लिए तो हो सकता है कि एग्जाम में इस न्यूनतम के जगह अधिकतम दे दिया जाए। तब क्या करेगा, दे देगा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। आपने इस क्वेश्चन का याद किए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही न्यूनतम के बदले अधिकतम दे देगा तब क्या बनाइएगा। तो इसलिए याद इसको इससे समझना है, क्या समझना है कि सब वेवलेंथ जो होता है यानी तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम गामा किरणें का होता है। चलिए सही है, लेकिन अगर सबसे अधिक पूछिए तो किसका होगा, तो रेडियो वेव का होगा। रेडियो तरंग, रेडियो वेव का होगा सबसे अधिक। अगर इस क्वेश्चन को चेंज करें कि आवृत्ति में सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आवृत्ति में सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आवृत्ति का बाद जब आएगा सबसे अधिक क्या होता है, तो गामा का। आवृत्ति में सबसे कम किसका होता है, तो रेडियो का। तो अगर एक क्वेश्चन याद है तो 3-4 क्वेश्चन इससे बन जाएगा। तरंगदैर्घ्य में सबसे कम तो गामा, सबसे अधिक रेडियो, आवृत्ति में सबसे अधिक तो गामा, सबसे कम तो रेडियो। तो यानी एक क्वेश्चन के साथ आपका 4-4 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या होगा D नंबर। अब 17 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, द इमेज फॉर्मेड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज, मतलब एक सरल जो सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है, एक सरल जो है, यहाँ देखिए क्या दिया है, इसमें क्या दिया है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि A नंबर में देखिए ऑप्शन क्या दिया है, देखिए काल्पनिक है और सीधा है, ठीक है। फिर क्या दिया है कि काल्पनिक है और उल्टा है। तो अगर काल्पनिक बनता है तो वो सीधा होगा, लेकिन अगर काल्पनिक बनता है तो वो उल्टा नहीं होगा। वास्तविक है, सीधा है, सीधा है तो फिर वास्तविक कैसे होगा, वास्तविक है फिर उल्टा है। लेकिन याद रखना सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो अगर काल्पनिक है तो इसके साथ आंसर क्या होगा, काल्पनिक है तो इसके साथ क्या होगा, सीधा होगा, यानी आंसर क्या होगा, A नंबर होगा। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीसेस ऑफ टेलीस्कोप आर f and f रिस्पेक्टिवली, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः f तथा f है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है। तो देखिए हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि m इक्वल क्या होता है, f/f। तो ये मैग्निफिकेशन पावर जो होता है, मैग्निफिकेशन m इक्वल क्या होता है, f/f। तो किसमें है, देखिए C नंबर में है, आंसर क्या होगा C। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल फॉर द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के विवर्धन के लिए अवरोधक का आकार क्या होगा। तो देखिए इसमें ऑर्डर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत बड़ा होना चाहिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत छोटा होना चाहिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से की कोटि का होना चाहिए, या कुछ भी हो सकता है। तो देखिए आंसर क्या होगा, ऑर्डर। जितना ज्यादा ऑर्डर होगा लैम्डा में
उसका वैल्यू में आए समझ में, तो उतना ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगा। हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए 20 नंबर क्या है? द फिनोमिनन बाय व्हिच द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसफर। मतलब वह परिघटना जिससे प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। देखिए इसके पीछे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन उसमें बहुत ऐसा घटना है जिसका व्याख्या नहीं कर पाया। जैसे एक घटना है ध्रुवन। तो जब वो फ्रेजनर के साथ मिला, अब मिल करके क्या कहा कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या कहा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। पहले अनुदैर्ध्य माना था, उसके बाद अनुप्रस्थ माना, यानी पहले क्या माना था? लॉन्गिट्यूडिनल, फिर ट्रांसफर। तो जब ट्रांसफर माना तो क्या हुआ कि ये इसका खोज कर पाया, यानी ध्रुवन का, यानी पोलराइजेशन का खोज कर पाया। कब खोज कर पाया? जब प्रकाश को अनुप्रस्थ माना, यानी प्रकाश को क्या माना? ट्रांसफर वेव माना। ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज तो प्लांक जो कांस्टेंट है उनका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो प्लांक का जो डायमेंशन फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। तो E इक्वल टू होता है एच म्यू। अब H जो है ये क्या होता है? तो E बाय क्या होता है ये? अब ये E क्या है? तो एनर्जी है। तो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? ml का स्क्वायर टी पर क्या हो जाएगा? -2। और इसका क्या हो जाएगा? तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 बाय क्या होता है? टी। ये जब ऊपर जाएगा तो टी पर क्या होगा? -1। अब इनका वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? टी पर -1। ये इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो बोलिए ml का स्क्वायर, और ये जो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टी पर -1। ये तो ये डायमेंशन होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ डायमेंशन फार्मूला में नहीं दिया है, फार्मूला के रूप में दे दिया है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो प्लांक की जो बीमा है इन किस फार्मूला के साथ मैच करेगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। तो सबसे पहले देखिए फोर्स और टाइम का देखिए। तो फोर्स का कितना होता है? तो ml टी पर क्या होता है? -2। टाइम का कितना होता है? तो t। तो कितना आया? ml टी पर क्या आया? -1। तो देखिए ये और ये जो डायमेंशन फार्मूला है ये दोनों मैच नहीं किया, इसका मतलब ए नहीं होगा। फोर्स और डिस्टेंस है। तो देखिए फोर्स का कितना होता है? ml टी पर -2 होता है, डिस्टेंस का l होता है, तो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर टी पर -2। देखिए ये भी मैच नहीं किया। देखिए यहाँ ये भी मैच नहीं किया, तो देखिए ये भी नहीं होगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम। चलिए फोर्स का कितना होता है? देखिए फोर्स का कितना होता है? तो ml टी पर क्या होता है? -2। ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस का कितना होता है? तो क्या होता है? l। ठीक है। टाइम का कितना होता है? तो बोलिए t होता है। अब इसको जांचिए। तो m और l क्या हो जाएगा? l का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? l और l स्क्वायर हो गया, और t और यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 है तो -1। देखिए इसमें मैच कर गया। ml स्क्वायर टी पर -2, ये ml स्क्वायर टी पर -1, इसमें भी देखिए ml स्क्वायर टी पर -1। तो इन दोनों देखिए मैच कर गया। इसका मतलब क्या है कि जो प्लांक्स कांस्टेंट है उनका डायमेंशन फार्मूला किसके समान होता है? तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। बल इंटू दूरी इंटू समय। आपका समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, मतलब परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो एक तो प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों ओर क्या करता है? मूव करता है, घूमते रहता है। तो क्या होगा? प्रोटॉन और क्या होगा? और न्यूट्रॉन होगा। तो आंसर क्या होगा? प्रोटॉन और क्या होगा? न्यूट्रॉन। इसलिए आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। चलिए ये सबसे आसान क्वेश्चन था। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ ए रेडियो एक्टिव एटॉम एमिट्स गामा रेडिएशन, ठीक है, इट्स एटॉमिक नंबर। इसमें देखिए चलिए इसका हिंदी देखते हैं। हिंदी से क्या दिया है? ठीक है, हिंदी से क्या दिया है देखिए। यदि कोई रेडियोधर्मी परमाणु गामा विकिरण उत्सर्जित करता है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो देखिए इसमें परमाणु क्रमांक का जो बात आता है तो गामा का है। तो सबसे पहले गामा जो होता है ये कोई कण नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक इकाई से बढ़ता है, ठीक है, एक इकाई से घट जाती है,
2 इकाई से घट जाती है ना नहीं बदलता है, तो कण है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इनका परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु जो क्रमांक है जिसको प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर। अब देखिए 24 में क्या है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है यार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो एक चीज याद रखिए कि पी टाइप अर्धचालक में कैसी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो देखिए याद कैसे रखिएगा, इसको हम क्लास में जब पढ़ाए थे तो याद भी कराए थे। कैसे याद कराए थे, कैसे समझाए थे, ध्यान से देखिएगा। अगर एन टाइप है और पी टाइप है तो एन का मान लो, ऐसे याद रखने के तरीका से समझाए थे ट्रिक से कि एन का मतलब क्या होता है, नंबर। तो नंबर में 5 क्या है, बड़ा है, और क्या होता है उसके बाद क्या होता है, 3 होता है। क्योंकि जो इम्प्योरिटी मिलाया जाता है तो एक में 3 मिलाया जाता है, एक में 5 मिलाया जाता है, एक में 3 मिलाया जाता है, एक में 5 मिलाया जाता है। तो नंबर में सबसे ज्यादा किसका है, तो 5 में है। तो अगर एन टाइप रहेगा, जैसे 3 और 5 में दोनों कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो एन नंबर है, तो इसलिए एन का जगह है तो ये क्या हो जाएगा, 5 में आ जाएगा। अब पी जो है वो क्या आ जाएगा, 3 में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है कि पी टाइप में, तो पी में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 संयोजक किसमें है, देखिए 5, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। 3 तो ये होगा। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, यानी ए नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। पीएन जंक्शन डायोड के हंसी परत में होते हैं। मतलब पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है। तो पीएन जंक्शन डायोड में क्या करता है कि देखिए ऑप्शन क्या दिया है ए नंबर में कि इलेक्ट्रॉन ओनली, होल ओनली, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, नाइदर इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो देखिए इसमें क्या होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन होगा ना तो रिक्तियां होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर 25 का डी। और इसके साथ जो एमसीक्यू था 25 वो हमने कंप्लीट किए। देखिए कुछ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन थोड़ा बना लीजिएगा, नोट में होगा, ध्यान दीजिएगा कि नोट में सारा क्वेश्चन सब है। जैसे एक दो देखिए बता देते हैं। 26 में देखो देख क्या है, इस टाइप से भी क्वेश्चन 7 को देगा, यानी 7 क्वेश्चन ऐसे भी देता है जैक बोर्ड का। क्या देता है क्वेश्चन, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, यदि किसी आवेश को घेरने वाली गॉसीय सतह की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो गॉसीय सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसे बदल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन क्या दिया, यदि किसी आवेश को घेरने वाली गॉसीय सतह की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो गॉसीय सतह की, तो गॉस का नियम में क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि गोला है, कोई सतह है, बंद सतह है, तो इससे इसका जो कुल आवेश है वो क्यू है, और इससे गुजरने वाली विद्युत ये फ्लक्स जो है वो क्या है, फाई। तो फाई जो होता है कुल आवेश क्यू के 1/ε0 के गुना के बराबर होती है। तो अगर इसका आधी कर दिया जाए तो इसमें जो होता है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आधा कर दिया जाए चाहे कुछ भी कर दिया जाए, इसमें कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन दिया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। मतलब विद्युत बल रखे एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो विद्युत बल रखे एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, अगर कटेगा तो कटन बिंदु पर क्या होगा, 2 परिणामी को बताएगा। अगर 2 परिणामी को बताएगा तो बोलिए एक पॉइंट पर 2 परिणाम होना संभव नहीं है, इसलिए काटना भी संभव नहीं है। कैसे, जहां पर कटेगा तो एक ही परिणाम निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 लग रहा है, 2 अगर कटेगा 2 बता रहा है तो एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता है। इसलिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा कि ये काटना कभी संभव नहीं है, क्योंकि इनका 2 परिणामी संभव नहीं है तो काटना भी संभव नहीं है। देखिए जैसे दिया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या होता है, अभी हम बताएं कि किसने बताया था, तो फैराडे ने। क्या दिया था विद्युत चुंबकीय, कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण अगर विद्युत धारा उत्पन्न होता है तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किस पर आधारित है, जैसे ट्रांसफार्मर है, जैसे विद्युत मोटर, समझे क्या बोले, तो ट्रांसफार्मर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर। तो ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका फॉर एग्जांपल हमने दिए। इस टाइप से 7 गो क्वेश्चन देता है, तो आप इसको देख सकते हैं, इन बना सकते हैं, और जितना भी एमसीक्यू बताए ये हमने कंप्लीट किए। चलिए 2026 मॉडल सेट का सॉल्व किए एमसीक्यू क्वेश्चन, और 2025 का, और इसी तरह से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको बनाते रहेंगे एमसीक्यू। और एग्जाम से रिलेटेड
जो भी इम्पोर्टेंट लगेंगे उसका क्वेश्चन बनाएंगे, तब तक आप इसको रिवीजन कर सकते हैं।